हेलो, वेलकम टू इकरा आईएएस। मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रताप शाही है और मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और सोसाइटी और सोशल इश्यूज़ के पोर्शंस। तो सोशियोलॉजी जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत क्रूशल होता है और एग्ज़ाम अभी है, नज़दीक है मेंस के, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो फोर्थ यूनिट है फर्स्ट पेपर का, जिसमें थिंकर्स का पोर्शन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन थिंकर का सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर के 10th यूनिट में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है और बिना थिंकर को समझे हम उसके दूसरे पोर्शंस को, दूसरे सेक्शंस को नहीं समझ सकते हैं। तो एक इजी और फास्ट रिव्यू हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से थिंकर हैं सोशियोलॉजी में जो हमने पढ़ने हैं। तो सोशियोलॉजी के थिंकर्स के पोर्शन को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो फर्स्ट थिंकर आते हैं वो है कार्ल मार्क्स। हालांकि कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन या परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही रेडिकल सोच इनकी, बहुत ही अलग सोच इनकी, और उस समय इन्होंने इतना रेडिकल सोचा। एक जर्मन थिंकर, एक विचारक, उनके समय में समाज के ऊपर या आज भी इतना प्रभाव है मार्क्सविज्म का। विज्म मतलब वो चश्मा जिससे हम समाज को देखते हैं। तो इनके विचारों का प्रभाव समाज के ऊपर इतना था और आज भी है कि पूरा वर्ल्ड ही, पूरा विश्व ही दो भाग में बंट गया। एक ऐसे रेडिकल थिंकर। दूसरे हैं एमाइल दर्खीम, एक फ्रेंच फिलोसोफर। सोशियोलॉजी में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये एक ऐसे थिंकर है जिनकी सोच ये कहती है कि इंसान तो एक पपेट है, एक इंसान एक पपेट की तरह है, कठपुतली है। क्योंकि इंसान का जो सोशल बिहेवियर है उसमें इंसान का जब जन्म होता है और जब तक वो मरता है वो वही करता रहता है जो सोसाइटी करवाती है। इतनी अलग सोच इनकी। इन्होंने सुसाइड, आत्महत्या, उसकी स्टडी सोशियोलॉजी में की। इन्होंने कहा सुसाइड इंसान नहीं करता, समाज करवाता है, मजबूर कर देता है। तीसरे थिंकर हैं मैक्स वेबर, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर भी थे। मैक्स वेबर ने भी सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को बताया कि सोशियोलॉजी जो है किस चीज़ की स्टडी करेगा। सोशियोलॉजी को लेजिटिमेशन नहीं मिल पाया रहा था, तब इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करेगा सोशल एक्शन की। देखेंगे उसको आगे। तीसरे थिंकर मैक्स वेबर, फिर उसके बाद टालकट पार्सन्स हैं। ये तीनों ही थिंकर अमेरिकन थिंकर हैं, जिसमें टालकट पार्सन्स जो है इन्होंने सोशल सिस्टम थियरी ही दे दिया, सोशल एक्शन नहीं। इन्होंने बता दिया कि समाज है उसमें कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है, फिर इंसान कैसे ऐसे डायलमा में पड़ता है और कैसे एक्शन करता है। तो इन्होंने पूरा सोशल सिस्टम थियरी ही दिया। फिर है आर.के. मर्टन, अमेरिकन थिंकर। आर.के. मर्टन एक ऐसे थिंकर जिन्होंने बताया कि जब ये आए तब तक सोशियोलॉजी में एक पर्सपेक्टिव है, एक विचार है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? परिप्रेक्ष्य, मतलब आपकी सोच किस दिशा में जाती है। तो इन्होंने ये बताया कि किस तरह से जब ये आए तो फंक्शनलिज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद, एक पर्सपेक्टिव ऐसे समय में था जो बहुत वीक हो चुका था, बहुत कमज़ोर, ख़त्म होने की सिचुएशन में था। तब इन्होंने उसमें एक जान भरी और इन्होंने डेवलपमेंट, उसको नई जान भर करके लेटेंट यानी कि मैनिफेस्ट फंक्शन, यानी हमारे कुछ ऐसे एक्शन, सोशल एक्शंस हम करते हैं सोसाइटी में जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन उसके पीछे समाज का कुछ महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है, सोसाइटी को एक बनाता है। फिर है जी.एच. मीड, एक साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन। इनको बाद में सोशियोलॉजी के सिलेबस में लाया गया। तो जी.एच. मीड ने दिया था कि किस तरह एक व्यक्ति, बच्चा जो होता है, आय से मी का डेवलपमेंट होता है। एक बच्चा जब घर पे होता है तो घर पे जब वो होता है तो वो सभी सामान को गिरा देता है, तोड़ देता है, तो उसको कुछ कहा नहीं जाता आय। लेकिन वही एक्शन जब वो बाद में करता है तो उसका मी का डेवलपमेंट, एक सोशल मी का डेवलपमेंट, किस तरह से वो खेल खेल में कई सारी चीज़ें सीख करके उसके मी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये 6 थिंकर हमको पढ़ने हैं।
उसमें जो पहले थिंकर है हमारे वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में इनके एक थॉट्स का एक रिव्यू, एक फास्ट रिवीजन मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर। कार्ल मार्क्स में हमको ये 3 इनकी थियरीज हैं, और इन थिंकर्स को सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो इन्होंने कहा है वही देखना है, उससे बियॉन्ड हट के नहीं देखना, यानी बहुत बड़ा चेंजेस इसमें नहीं आता है, कोई बदलाव इसमें नहीं आता है। तो कार्ल मार्क्स का जो फर्स्ट थियरी है वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। सेकेंड है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे तो वो सेकेंड थियरी हो जाती है, वो है क्लास स्ट्रगल। और थर्ड थियरी है एलिनेशन, अलगाव, इंसान कैसे खुद से ही विरक्त हो जाता है, खुद में उसका बायोलॉजिकल नीड तो फुलफिल करता है लेकिन उसकी सोशल नीड्स जो हैं यानी वो खत्म हो जाती है, तो एलिनेशन। तो देखते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, लेकिन उसको देखने के पहले कार्ल मार्क्स के कुछ कॉमन पॉइंट्स थे वो समझ लेते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो मार्क्सिज्म यानी मार्क्स के विचारों का जो गोल था, जो लक्ष्य था, वो था कम्युनिज्म। अभी कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म का मतलब उनका सिंपलेस्ट कहना था कि कॉमन प्रॉपर्टी अगर हम कर देते हैं, इन्होंने कहा कि जो कैपिटल का एक्यूमुलेशन यानी कि जो पूंजी को इकट्ठा करने के पीछे हर व्यक्ति जो है पूंजी को इकट्ठा करने के लिए भाग रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होती, लाखों करोड़ों कितना भी हमको इकट्ठा करना है, तो हर कोई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट भी इसी के पीछे कर रहा है। जो हर चीज़, जो भी समस्या है, जो भी सामाजिक समस्या है, उनके पीछे जो रूट कॉज है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर उस प्रॉपर्टी को अगर हम कॉमन कर देते हैं यानी सोसाइटी का कर देते हैं तो सारी समस्याएं उनका निराकरण हो जाएगा, सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि जो मेन गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कम्युनिज्म। कम्युनिज्म यानी कॉमन प्रॉपर्टी, उसको इस्टेब्लिश करो। दूसरा, कार्ल मार्क्स जो थे वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थे, यानी कि आर्थिक निर्धारणवाद, यानी इनकी सोच ये थी कि हर समस्या, हर चीज़ के पहले जो भी चीज़ें सोसाइटी में होती है उन सब के पीछे इकोनॉमिक जो है वो बेस रूट है, यानी इसको कहते हैं इकोनॉमिक, यानी अर्थ के ही आधार है हर चीज़ के निर्धारित का। एक व्यक्ति जो है कोई भी काम करता है उसके पीछे जो जड़ है, जो रूट है, वो है इकोनॉमी, और उन्होंने इसी को बेस बना करके अपनी सारी थियरी दी। फिर है उन्होंने कहा कि सोसाइटी में 2 और चीज़ें होती है, सुपर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर क्या है और इंफ्रा क्या है? उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो इकोनॉमी यानी जो अर्थ है वो है, इसे उन्होंने कहा यही प्रिंसिपल है, यही मेन है, और सुपर स्ट्रक्चर तो सेकेंडरी है। सेकेंडरी यानी कि जो पॉलिटिक्स है, जो रिलीजन है, एजुकेशन है, जो कल्चर है, ये तो सेकेंडरी है, वो वैसे ही होती है जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी तरफ ले जाता है। यानी इकोनॉमी जिसके हाथ में है उसके हाथ में सुपर स्ट्रक्चर भी है। यानी जो इकोनॉमिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट है, वो जैसा चाहे इन चीज़ों को अपने हिसाब से बदलता है, अपने हिसाब से आगे ले जाता है। ठीक है, और ऐसा हम आज प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं समाज में कि जिसके पास ये है उसके हिसाब से धर्म है, उसके हिसाब से शिक्षा है, उसके हिसाब से संस्कृति है, और उसी के हिसाब से राजनीति भी चलती है। बहुत से एग्जाम्पल आज देख सकते हैं आप। थोड़ा सा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझ लेते हैं, इससे उनके हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी क्या कहती है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिंपल अगर एक लाइन में उसको समझना चाहें तो हिस्ट्री का उन्होंने मटेरियल के पर्सपेक्टिव से, यानी मटेरियल को बेस बनाकर, आधार बनाकर, या उसके हिसाब से उन्होंने हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, इतिहास लिखना चाहा। इसीलिए उनको जो है आर्म चेयर हिस्टोरियन भी कहा जाता है कि एक कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने हिस्ट्री लिख डाली। और इस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के इंटरप्रिटेशन में उन्होंने पूरी हिस्ट्री को इस 4 पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे पहला एज उन्होंने कहा कि प्रिमिटिव एज जो है वो फर्स्ट एज है, प्रिमिटिव एज फर्स्ट एज है। क्या होता था इस एज में? इन्होंने बताया कि इस एज में कोई क्लास नहीं था, ये क्लासलेस सोसाइटी थी। क्या था यहाँ पर? कम्युनिज्म पूरी तरह से डेवलप था। हंटर बेस्ड सोसाइटी थी, मिलके हंटिंग करते थे, आपस में खा लिया करते थे। दूसरा, उन्होंने फिर ये कहा कि लेकिन एज यानी युगों में परिवर्तन कब होता है? इन्होंने कहा कि जो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन का साधन है, वो जैसे ही बदलेगा
तो एक युग से इतिहास हिस्ट्री दूसरे युग में कदम रखती है। तो प्रिमिटिव एज में जैसे ही हंटिंग को छोड़ करके नया मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के नए साधन आए, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ और कृषि की जैसे ही खोज हुई, इंसान एस्टैब्लिश होने लगा, तो इंसान के पेट भरने के बाद भी महत्वाकांक्षा रह गई और इंसान ने होल्ड करना शुरू कर दिया। तो उसको जिसने होल्ड कहा वो हैव्स यानी मास्टर कहलाया, जो नहीं कर सका वो स्लैव यानी हैव्स नॉट कहा गया। तो दूसरा एज जो उन्होंने कहा वो एज था एंशिएंट, जिसमें सोसाइटी जो है दो पार्ट में बट गई। फिर उन्होंने कहा मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ और फिर वाइड एग्रीकल्चर यानी वृहद कृषि, यानी लैंड के बहुत बड़े हिस्से को किसी एक व्यक्ति ने होल्ड करा और उसको कहा गया फ्यूडल यानी कि सामंत जो था, और दूसरा जो उसको सेवा देते थे यानी जो उसके सर्व्स। यहां पर फिर चेंज होता है, बदलाव होता है इतिहास में और एक नया युग आता है, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है और मोड ऑफ प्रोडक्शन बनता है कैपिटल, पूंजी व्यवस्था, जिसमें कैपिटल का एक्युमुलेशन करना ही सबका लक्ष्य होगा। और उस कैपिटल को एक्युमुलेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो सोसाइटी है फिर दो भाग में बढ़ जाएगी, और दो भाग में सबसे ऊपर जो होगा वो होगा कैपिटलिस्ट और दूसरा होगा जो लेबर क्लास है। ठीक है, लेबर क्लास को उन्होंने क्या कहा, उसको कहा प्रोलेटरिएट्स, और कैपिटलिस्ट को उन्होंने कहा ये होगा बुर्जुअस, यानी ये जो कैपिटलिस्ट है वो इस लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। इसी एज में मार्क्स जी रहे थे और उन्होंने इसी को अपलिफ्ट करने की, इन्होंने ही जो पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जागो, इस बेड़ियों को खोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। मार्क्स जैसे कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब इन सभी की सिचुएशन एक जैसी होगी तब एक ही क्लास में बढ़ जाएंगे और ये पोलराइज यानी इनका ध्रुवीकरण होगा, वो एक तरफ आ जाएंगे और जो अपर क्लास है वो अलग ध्रुवीकृत हो जाएगा बुर्जुआ, और पूरा विश्व यानी पूरा जो राज्य है वो दो भाग में बढ़ जाएगा और एक होगा बुर्जुआ और दूसरा होगा लेबर क्लास। अब लेबर क्लास यूनाइट होकर उन्होंने कहा खूनी क्रांति होगी बदलाव लाने के लिए, अपर क्लास को मार दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर एक ट्रांजिशन एज आएगा, जिसे ट्रांजिशन फेज इन्होंने कहा, वो होगा सोशलिज्म या समाजवाद। और समाजवाद थोड़े समय के लिए आएगा जिसमें जो प्रोलेटरिएट यानी जो लेबर क्लास है वो पावरफुल होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेन गोल क्या था हमारा, कम्युनिज्म, कॉमन प्रॉपर्टी। फिर परिवर्तन होगा और अंत में फिर वही कम्युनिज्म जहाँ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जहाँ एक व्यक्ति को उतना मिलेगा जितना उसका पोटेंशियल है और वो उतना काम करेगा जितना पोटेंशियल है और उसको मिलेगा उतना जितनी उसकी ज़रूरत है। फिर कम्युनिज्म वापस आ जाएगा और इस तरह से परिवर्तन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये उनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का एक शॉर्ट रिव्यू है। अगले थिंकर अगर हम देखें तो वो है एमाइल दरखीम। एमाइल दरखीम के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि एमाइल दरखीम फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, इनका कहना था एक व्यक्ति जो है एक पपेट की तरह है। एक व्यक्ति वही करता है जो सोसाइटी उसे करवाना चाहती है। उसके इंडिविजुअल के कॉन्शियसनेस की इंपॉर्टेंस को इन्होंने एकदम दरकिनार करा। एमाइल दरखीम में हमको ये 4 थियरीज यूपीएससी के सिलेबस में है जो हमें पढ़नी है। उनकी फर्स्ट थियरी जो है वो है सोशल फैक्ट। अब सोशल फैक्ट क्या होता है, सोशल फैक्ट समझते हैं। तो देखिए सोशल फैक्ट वो है, इन्होंने ये बताया कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर होगा वो होगा सोशल फैक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को वैधानिकता, लेजिटिमेशन का मतलब होता है कि जिसमें लोगों उसको मान्यता दे दे कि हाँ ये एक सब्जेक्ट है। तो सोशियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट था, इसको मान्यता नहीं मिल पा रही थी, लेजिटिमेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करो। क्योंकि अगर हम ये कहें कि सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी करता है तो सारे दूसरे सब्जेक्ट तो सोसाइटी की ही स्टडी करते हैं, तो सोशियोलॉजी किसकी स्टडी करेगा? तो इन्होंने कहा सोशियोलॉजी सोशल फैक्ट की स्टडी करेगा। तो फिर इनसे पूछा कि भाई सोशल फैक्ट क्या होता है? तो इन्होंने कहा सोशल फैक्ट वो होता है जिसपे ये 3 रूल लगते हैं।
सोसाइटी के वो सारे हिस्से जैसे वैल्यूज़ हो गए, कल्चर हो गया, जो भी है जिस पे ये 3 रूल लगेंगे वो सोशल फैक्ट होगा और उसकी स्टडी सोशियोलॉजी के अंदर करी जाएगी। तो फिर सोशल फैक्ट क्या होता है? तो 3 रूल कौन से? एक्सटीरियोरिटी, एक्सटीरियोरिटी यानी बाह्यता, जनरलिटी, जनरली सभी पे जो अप्लाई हो, और कंस्ट्रेंट मतलब फोर्सफुली एप्लीकेबल हो, जो इंडिविजुअल के बाहर की चीज हो यानी उसका बस उसके ऊपर ना हो, जनरलिटी जो सामान्य रूप से सभी पर अप्लाई हो, और कंस्ट्रेंट का मतलब आपको करना ही है। जैसे अगर हम बात करें जैसे मैरिज, शादी, विवाह करना एक सोशल फैक्ट है। क्यों है एक सोशल फैक्ट? क्योंकि आपका जन्म होता है एक बायोलॉजिकल बीइंग के रूप में, लेकिन सोशियोलॉजिकल बीइंग के रूप में जैसे ही आपका जन्म होता है ये डिसाइड हो जाता है कि आपकी शादी होनी है, आपका मैरिज होना है, और वो जनरली सभी पे एप्लीकेबल होगा और आपको करना ही होगा। आपने कहा अगर मैं नहीं करूं तो ये भाई मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तो नहीं, कुछ सोशल फोर्सेस होते हैं जो आप पे अप्लाई होते हैं जिसको करने के लिए आपको मजबूर करा जाता है, और चूंकि ये 3 रूल उसके ऊपर लगते हैं इसीलिए मैरिज एक सोशल फैक्ट होगा और वो सब्जेक्ट मैटर होगा सोशियोलॉजी का, और उसकी स्टडी सोशियोलॉजी में करी जाएगी। तो ये एक जनरल सोशल फैक्ट की थियरी है जो हर साल पूछी जाती है। फिर हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट थिंकर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, इन्होंने भी डिसाइड किया या बताया कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। तो मैक्स वेबर में हमें ये 4 टॉपिक्स के ऊपर पढ़ना है: सोशल एक्शन, टाइप ऑफ अथॉरिटी, आइडियल टाइप, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप। तो उनकी पहली थियरी है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन क्या होता है? क्या सारे एक्शन सोशल एक्शन हो जाते हैं, या सोशल एक्शन स्पेसिफिक है, कुछ अलग है? किसे कहते हैं सोशल एक्शन? तो सोशल एक्शन वो होगा जिसके ऊपर रूल्स लगेंगे कुछ। फर्स्ट रूल तो ये है कि कम से कम 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अगर कोई इंडिविजुअल है और अकेले में इंडिविजुअली अगर कोई वो एक्शन करता है तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर 2 इगो और अल्टर रिलेशन यानी 2 व्यक्ति हैं और वो कुछ ऐसी क्रिया या एक्शन कर रहे हैं तो वो सोशल एक्शन का पार्ट हो जाएगा, जिसमें दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट आता है। तो यानी 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, और पर्पस यानी मोटिव का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी हो जाता है। उद्देश्य, पर्पस, क्यों करा जा रहा है। जैसे अगर 2 कार है, वो जा रही है और एक्सीडेंट होता है, दोनों में दुर्घटना होती है और वो कोलाइड करती है, भिड़ती है, तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें पर्पस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। 2 लोग का इन्वॉल्वमेंट था लेकिन पर्पस नहीं था। लेकिन अगर कोई चोर भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है और वो पर्पसली कोलाइड करती है, एक्सीडेंट होता है, तो वो सोशल एक्शन का हिस्सा बन जाता है, तब वो सोशल एक्शन हो जाएगा। और यही सोशल एक्शन जो होगा वो सब्जेक्ट मैटर होगा सोशियोलॉजी का, और इसकी स्टडी सोशियोलॉजी में करी जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि सोशल एक्शन कितने टाइप के होते हैं। उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि सोशल एक्शन ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटली रैशनल एक्शन। इंस्ट्रूमेंटली रैशनल एक्शन का मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंटल का मतलब सोसाइटी का एक गोल होता है। हर एक सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए गोल प्रोवाइड करती है जिस भी हम सोसाइटी में रहते हैं, और उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ पाथ दिए गए रहते हैं यानी कल्चर जो होते हैं, और उन पाथ के थ्रू अगर हम उस गोल को अचीव करते हैं तो हम वह जो है इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन में आता है। वैल्यू रैशनल यानी वैल्यू का मतलब होता है कि जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, जो सोसाइटी को इस्टेब्लिश करता है, स्टेबल बनाता है, उस वैल्यू को आधार बनाकर अगर हम कोई रैशनल एक्शन करते हैं, तार्किक एक्शन करते हैं, तो वो वैल्यू रैशनल एक्शन के अंदर में आता है। और ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन का अर्थ होता है जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कुछ एक्शन हम फॉलो करते रहते हैं। जैसे पाँव छूना, या हर एक कल्चर में जो अलग अलग तरीके मेथड्स बनाए गए हैं, तो हमें नहीं मालूम कब से शुरू है लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं।
तो ट्रेडिशन को आधार मानकर अगर हम कोई परंपरा को आधार मानकर हम कोई एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो ट्रेडिशनल एक्शन के अंदर में आता है। इसी तरह से अफेक्शनल एक्शन, अफेक्शन का मतलब इमोशनल, यानी भावनाओं से प्रेरित होकर, यानी लव, हेट, इससे प्रेरित होकर अगर कोई एक्शन किया जाता है तो उसे हम अफेक्शनल सोशल एक्शन कहते हैं। तो ये 4 तरह के उन्होंने सोशल एक्शन बताए। ठीक है, तो सोशल एक्शन जो है वो सब्जेक्ट मैटर होगा सोशियोलॉजी का, और उसे हमें इस पर करना है। ठीक है।